इन हेडलाइंस को पढ़ो एक बार। जाह्नवी कपूर और उनके दोस्तों की नई फोटोज मालदीव्स की वेकेशन से। सुहाना खान अपने पिताजी शाहरुख खान की तरह उनकी लेगेसी को फॉलो कर रही है। सोनाक्षी सिन्हा के पापा और भैया उनकी शादी से खुश नहीं है। हमारा देश स्टार किड से पूरी तरह ऑब्सेस्ड है। बस नो सिबू प्ले नो। उन लोगों से ही नहीं जो मूवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी जो मूवी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे। चाहे इब्राहिम खान की डेटिंग लाइफ हो। पलक तिवारी को इब्राहिम के घर के बाहर देख लोगों की आंखें बड़ी हो गई। या फिर आमिर खान की बेटी की शादी। ऐसे लोगों की एक झलक के लिए पूरा देश मानो टूट पड़ता है। Are you coming? नमस्ते दर्शकों, क्या मेरी पीआर परफेक्टली वर्क कर रही है? स्ट्रेटजी मेरी पर क्यों? हमें क्या जानने की जरूरत है कि इब्राहिम अली खान की डेटिंग लाइफ में क्या चल रहा है। एक तरफ हम नेपोटिज्म के बारे में कंप्लेन करते हैं और दूसरी तरफ हम स्टार किड्स की जिंदगी से इतना ऑब्सेस्ड हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चूतिया हैं। सिंपल सा आंसर, लेकिन हम देना नहीं चाहते। ये सिंबलाइज करते हैं उन लोगों को जिनके साथ हम चाहते हैं हमारी रिश्ता हो, प्यार करें, हम इनसे मोहब्बत हो हमारी। हमारी गर्लफ्रेंड तो ऐसी लगे यार, अगर भाई इतनी सुंदर है यार, ये ऐसी गर्लफ्रेंड भाई, जब तुम्हारी यही वांट्स हैं ब्रो, तो फिर ऑब्वियसली तुम फॉलो करोगे। पहले हमें समझना होगा कि हमारे देश में सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स का एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। डॉक्टर रितिशा नगर, जो एक साइकोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि ये चीज एक ओपीएम है हमारे लोगों के लिए। वाह जी वाह, कार्ल मार्क्स को कॉपी कर दिया। दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। इस ऑब्सेशन के बारे में मैंने एक रीसेंट वीडियो में बात भी करी थी, जहां मैंने बताया था कि फैंस और एक्टर्स के बीच एक पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। सिंपल भाषा में एक पैरा सोशल रिलेशनशिप एक वन साइडेड रिलेशनशिप है, एक सेलिब्रिटी और एक फैन के बीच। जब एक एक्टर एक मूवी में एक कैरेक्टर प्ले करता है, कई फैंस के लिए वो बस एक कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि वो मानो एक इंसान होता है। इसलिए मूवी के बाद एक्टर तो अपना कैरेक्टर छोड़ देता है, पर एक फैन का जो रिलेशनशिप है उस कैरेक्टर के साथ, वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ होता है। ये चीज स्पेशली होती है उन लोगों के साथ जिनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग इतनी अच्छी नहीं होती। शाराना भट्टाचार्य ने अपनी किताब डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख खान में इस चीज के बारे में बात करी थी, जहां उन्होंने ऐसी कई महिलाओं से बात करी जिन्होंने कहा कि जब उनकी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो शाहरुख खान की फिल्म देखने लग जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए शाहरुख खान की मूवी देखना एक एस्केपिज्म का तरीका है। तो तुम बात करो यहाँ पे कोपिंग मैकेनिज्म्स और इमोशनल रेगुलेशन की, डिस्ट्रैक्शन। यानी कि कभी कभी बहुत सारी चीजें आपके जीवन में जो हो रही हैं, जो कठिन है, जिनसे चोट लग रही है, कई मायनों में आपको एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए उस चीज में। इसलिए लोग कहते हैं भाई उधर दिमाग हटा ले, अभी मत सोच, क्योंकि हो सकता है आप अगर उसी चीज के बारे में इस वक्त बैठ के सोचते रहें तो आप रूमिनेशन में आ सकते हो, आप बार बार सर्कुलर पैटर्न्स में सोच रहे हो। बहुत कभी कभी हेल्प करता है कि आप अपने आप को हटा लेते हो और आप उस सोर्सेस में जाते हो मेमोरी के थ्रू, जहां पे आप सेफ फील करते हो, रिलीफ फील करते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो लेकिन आप कंफर्टेड फील कर रहे हो। एक होम्योस्टैटिक स्टेज पे आ गए हो तुम, या स्टेट में आ गए हो तुम। एंड अगर वो एक किसी इंसान के लिए स्रोत हो सकता है एक कंफर्टिंग मूवी, एक मेमोरी, क्योंकि वो मूवी एसोसिएटेड है। अब ये मेमोरी रिसर्चेस में आ गए हम, बहुत सारे क्यूज होते हैं स्मेल के साथ भी, जो आपको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पुरानी जगहों पे। आपने देखा है, खाना, स्मेल, बहुत सारी चीजों के साथ हो सकता है। तो हो सकता है किसी के साथ एक विजुअल क्यू है वो मूवी, जो उसको ट्रांसपोर्ट कर दे रही है एक बहुत ही, इस वक्त जो इंसान केओटिक स्टेट पे बैठा है, जहां पे वो बहुत ही भावुक है, इमोशनल है, स्ट्रेस्ड है, उससे वो इंसान निकल के पहुंच जाता है एक स्टेट पे जहां पे इमोशनल स्टेट होम्योस्टैसिस में आ जाती है, काम उसमें आ जाती है। तो उसमें बुराई नहीं है, ये एक्चुअल में इंप्रूव कर रही है वेलबींग, जिससे वो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को भूल पाए। कई फैंस इतने इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं सेलिब्रिटीज के साथ, जबकि एक सेलिब्रिटी उनको जानता भी नहीं है। और ये ऑब्सेशन बस फिल्म्स के बारे में नहीं होता, बल्कि उनकी जिंदगी के बारे में भी होता है, कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ रहते हैं। हमारा जो ऑब्सेशन है बॉलीवुड स्टार्स के साथ, उसका एक्सटेंशन होता है जब हम स्टार किड्स की जिंदगी से भी मेरा तो सुपरमैन के साथ है ब्रो, हो जाते हैं। और ये लोग इतने अमीर है कि उनकी जिंदगी हम में से कई लोग के लिए बस एक सपना है। जिस चीज की वजह से हम डेस्परेट हो जाते हैं
उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए। जैसे डॉक्टर इतिशा नगर ने कहा कि जब हम स्टार किड्स की जिंदगी को देखते हैं हमें एक वॉयरिस्टिक प्लेजर मिलता है। वॉयरिज्म का एक्चुअली एक सेक्सुअल मीनिंग है जब किसी को सेक्सुअल प्लेजर मिलता है किसी और व्यक्ति को देखकर। और ये क्या कहाँ ले जा रहे थे भाई हम लोग को तुम यार? चीज कई बी ग्रेड के डायरेक्टर्स ने यूज भी करी अपनी फिल्म्स में। कांति शाह एक फेमस बी ग्रेड डायरेक्टर ने की होल टेक्निक यूज करी थी जहां कई सेक्सुअल सीन्स की होल से दिखाए गए थे। ऐसी फिल्म से वो उस ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे जिनको वॉयरिस्टिक प्लेजर मिलता है। पर वॉयरिज्म में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। हम बस देखना चाहते हैं कि इन स्टार किड्स की जिंदगी कैसी है। ये भी एक तरीके का वॉयरिज्म है। आई अंडरस्टैंड, बट कभी कभी पता है ऑकम्स रेजर वर्क्स वेरी वेल। सिंपलर एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंपल एक्सप्लेनेशन है भाई पंचायत, गॉसिप, दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है उसको। आई अंडरस्टैंड एक वॉयरिस्टिक एस्पेक्ट है उसमें, बट उसमें इसको सिंपलीफाई करो। वो सिंपल भैया हमको पसंद है भाई दूसरी जिंदगी में क्या हो रहा है। अरे शाहरुख खान के घर में भैया क्या चल रहा है, अरे अरे आर्यन खान ने क्या किया भैया, ऊहू। ये चीज तुम अपने कजन स्कूल में जिन बच्चों के साथ तुम कभी बात भी नहीं किए हो, उस सेक्शन में इंसान को जिसको तुम बस देखे थे आज तक, उसकी नौकरी कहाँ लग गई, उसके साथ पता क्या हो गया भाई, वो बताओ उसका क्या हुआ। अगर वो सेलिब्रिटी के साथ कनेक्टेड ना हो तो तुम डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी कर रहे हो, वो चीज चलती रहती है। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। हम एक सोशल मैमल्स हैं भाई, ठीक है। वन ऑफ द एक्टिविटीज हम जिसमें एंगेज करते हैं एंटरटेनमेंट पाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, वो यही है पंचायत करना। एंड ये पंचायत है इन अ वन स्टेट, ऊपर इसको ले जाओ। दूसरी चीज आती है, हम इनको फॉलो करते हैं, उसको सिंपल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो हम हमेशा मॉडल्स ढूंढते हैं। That's how the human brain works. We look for models जिनको हम इमिटेट कर सकते हैं, एम्यूलेट कर सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं। That's how, because obviously सारी लर्निंग कहीं ना कहीं से आ रही है, सारी लर्निंग कहीं ना कहीं से आ रही है, राइट। इसीलिए कल्चरल साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि हम अपने कल्चर से बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए आप कल्चरल स्पेसिफिक बिहेवियर्स देखते हो। एक जर्मन इंसान के आप देखोगे बहुत ज्यादा बिहेवियर्स होंगे। अगर सिंपल डे टू डे बेसिस पे एक जर्मन इंसान को, एक चाइनीज इंसान को, फिर जर्मन इंसान को, एक इंडियन इंसान को कंपेयर करोगे तो आपको उनके डेली पूरी जिस तरह से वो सेम चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, आपको बेसिक लेवल पे, भयंकर लेवल पे डिफरेंस मिलेगा। सिमिलरली आपको इंडियन में देखेगा बहुत सिमिलरिटीज होंगी, क्योंकि कल्चर मैटर करता है। तो अगर एक कल्चर बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है सेलिब्रिटीज पे, और वो एक मास लेवल पे है इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके घर में सब कर रहे हैं, तो आप बचपन से ही वो बिहेवियर लर्न करने वाले हो एज अ नॉर्मेटिव बिहेवियर। सभी कर रहे हैं ना, आपकी चाची, मौसी, पापा, मम्मी, दीदी, भैया सभी कर रहे हैं ना। आपके भैया तुम्हारे 90s की बात करो तो संजय दत्त के लिए सेट कर रहे थे, सलमान खान के लिए कर रहे थे। आपकी वहीं पे तुम फीमेल्स की बात कर लो घर के अंदर, शाहरुख खान के लिए कर रहे थे। कुछ कुछ होता है, चल रही है। ये बिहेवियर हम कब से लर्न कर रहे हैं? ये हम तब से लर्न कर रहे हैं जब हम बहुत ही नाजुक उस उम्र के थे, बाल युग के थे। हम वहां से सीखे हुए हैं ये बिहेवियर। बहुत सिंपल लर्न बिहेवियर है जो हमें सोसाइटी में प्रेवलेंट है। वहीं अगर आप शायद स्वीडिश सोसाइटी में पैदा हुए थे, अगर आप स्वीड होते, लेट्स जस्ट अज्यूम स्वीडिश कल्चर में ये नहीं एग्जिस्ट करता, सेलिब्रिटी वर्शिपिंग जिस मायने पे यहां पे एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप इंडियन होके भी वहां पैदा हुए होते तो आपको घंटा फर भी पड़ा होता टीवी पे कौन आता है, कौन सेलिब्रिटीज हैं। हो सकता है आप जिस जिम में काम करते हो उसी जिम में आपको दिखते हैं वो काम कर रहे हैं, आप उनको पूछता भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ के सेलिब्रिटीज जितने भी हैं, मैं जिस जिम में आता हूं मुझे दिखते रहते हैं, क्योंकि वो टीवी पे आते हैं, उधर आते हैं, कोई उनको पूछता भी नहीं है। जैसे लिटरली सब लोग जिम पे होते हैं वैसे वो इंसान होता है, कोई नहीं थूक रहा होता। और वो सेलिब्रिटीज हैं, टीवी शोज, मूवीज, इन सब में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे कॉफी शॉप पे दिख जाते हैं बैठे हुए, मुझे अपने बच्चों के साथ वो दिखते रहते हैं रोड पे। कोई उनको बॉदर क्या, सेल्फी वेल्फी कुछ नहीं, उनके बगल में लोग बैठे होते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता कुछ भी। तो एक ये कल्चर भी है जहाँ पे जो मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज हैं, टीवी शोज, मूवीज और न्यूज में जो आ रहे हैं और रियलिटी टीवीज में आ रहे हैं, उनको एक्चुअल में कोई नहीं पूछ रहा। मॉल में दिख जाते हैं वो चलते हुए, और अकेले चल रहे हैं वो, ऐसा भी उनको 5 सिक्योरिटी उनकी वो चल रही है। तो ये कल्चर पे डिपेंड करता है ना यार। यहाँ पे बट डिग्री बहुत भयंकर लेवल पे है। बट एक चीज समझो, वो क्यों है? मैं अगर एक झुंड में हूं, मैं गया हूं, मेरे 5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दिन हम सब नोटिस करते हैं 100 या 1000 का ग्रुप एक इंसान के लिए पागल हो रहा है, तो पहला इंस्टिंक्ट मेरे दिमाग में क्या होगा कि भाई 1000 लोग पागल हो रहे हैं, 1000 लोगों का अगर कलेक्टिव या एवरेज इंटेलिजेंस रखूं तो भाई कुछ तो उसके हिसाब से कुछ बढ़िया हो रहा है वहां पे, और मैं शायद मिस आउट कर रहा हूं कोई चीज। तो मुझे भी सोसाइटली एक्सेप्टेड एंड स्मार्ट चीज ये होगी कि मैं भी उस जगह पे सेम बिहेवियर करूं ताकि मैं लेफ्ट आउट ना दिखूं। तो हम सब वो करने लग जाते हैं क्योंकि एक्चुअल में सब कर रहे हैं। तुम एक एक्सपेरिमेंट करो जहां पे इंडिया में अगर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी उठा लो, मुझे नहीं पता यार, किसी भी सेलिब्रिटी का जो यंग कोई भी उठा लो, विवेक धवन, वरुण धवन,
अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम कर पाए रियल लाइफ सेटिंग्स में, जहां पे कि अगर आप 50 एक्टर्स उठाओ और आप 2 लोगों को जो कि जिनको पता नहीं है 50 लोग एक्टर्स हैं, और वरुण धवन को उठाओ और आपको सेटिंग में बिठाओ जहां पे 50 लोग, वरुण धवन बैठा हुआ है और लेकिन 50 लोग एकदम नॉर्मली अपना काम करे, कोई मतलब नहीं रख रहा। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ये जो 2 लोग हैं ये उन 50 लोगों के हिसाब से अपना बिहेवियर एडजस्ट कर लेंगे। ये भी काइंड ऑफ वरुण धवन को अकेले छोड़ देंगे कि उनको दिखेगा कि एक्चुअली ग्रुप बिहेवियर क्या कह रहा है, यहां पे कोई वैसे नहीं कर रहा, तो हमको भी ऐसी परसीव करना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तुम सेटिंग लो, 2 अलग लोग लो, 50 लोग अगर झुंड बना रहे, तुम देखो वो 2 लोग भी दौड़ के उनको 50 को ज्वाइन कर लेंगे। हमारा बहुत बिहेवियर बहुत हद तक मॉडल करता है दूसरों के बिहेवियर पे। तीसरा सिंपल पॉइंट ये है, आपके जीवन में क्या कुछ गंभीर प्लेजर से भरा स्रोत है जो आपको डीप मीनिंग देता है? सिंपल सा प्रश्न, जिसे गीता में कहा है कर्मयोग। डू यू हैव एनीथिंग जो कि नॉइस और धुंध को ऑटोमेटिकली ट्यून आउट कर देता है? आपको चाहिए ही नहीं जो अमृत है, जो तुम पीते हो, जिसको डेली बेसिस पे तुम ना कर्म कहते हो, तुम कहते हो ये मैं करने के लिए पैदा हुआ हूं, मुझे जो इस चीज को करने में आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, वो कोई और कुछ चीज है ही नहीं। जब तुम्हारे पास ये है तो तुम ऑटोमेटिकली सारी अननेसेसरी चीजों को जो इससे कनेक्टेड नहीं है तुम ट्यून आउट कर देते हो, क्योंकि कंपेरेबल ही नहीं है। 80 लोगों से लड़ झगड़ के, कोनिया मुंह पे खा खा के, धक्के खा खा के, पसीने में लथपथ रगड़ रगड़ के, पता नहीं किसी के पास जाके एक सिंपल सेल्फी के लिए चीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें वो कैलकुलेशन दिखेगी कितनी अननेसेसरी है। तुम्हें एक मनुष्य दिख रहा है तो मैं क्यों भागूं, मैं क्यों करूं, मुझे क्या कर रहा, अपना काम करो। सोसाइटी तुमसे उस वक्त कह रही है, चीख रही है तुम्हारे अराउंड कि नहीं नहीं भागो, लो तुम भाई सेल्फी, लो सेल्फी। वो एक वांट है जो कि याद रखना सोशल मॉडलिंग से आ रहा है। तुम सोशली देख रहे हो और सबका बिहेवियर तुम देख रहे हो, उसके हिसाब से तुम सोचो क्या मैं अपना बिहेवियर मॉडल करूं कि ना करूं। वैसे तो एक अर्ज आएगी, लेकिन तुम उस अर्ज को एकदम से ना कह सकते हो, और वो लर्निंग है। इसे कहते हैं कॉग्निटिवली रीएडजस्ट करना अपने बिहेवियर को। तुम अपने खुद के दिमाग से रीएडजस्ट करोगे, आई चूज नॉट टू। हो सकता है एवोल्यूशनरली जब हमने काम किया है, जो हमारा एनवायरनमेंट कर रहा था, हम उनके साथ वो चीजें करी जब ग्रुप में, तो हम सेफ ज्यादा लंबे टाइम तक रहे। इसलिए हम हो सकता है हमारे अंदर एक अर्ज ये आती हो कि भाई जो समाज कर रहा है मुझे भी कर लेना चाहिए, ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, शायद इसमें सेफ्टी है, मे भी इसलिए हम करते हैं। बट यही बात है कि तुम्हारे पास जीवन में बहुत सिंपल सा प्रश्न है, स्रोत हैं उस अमृत के, अमृत पाए हो जिसको पीते हो तुम रोज, और वो तुमको घनिष्ठ रूप से खूबसूरत आनंद सुख देता है। अगर है ऐसा कुछ तो भाई तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ये कोई 500 वीडियो बना दे कोई, तुम नाचोगे, तुम सांसारिक मोह माया में ही नाचोगे। तुम ना कभी पॉर्न देखने बंद करने वाले हो, ना तुम इन युवतियों को देखना बंद करने वाले हो, ना तुम्हारा इंस्टाग्राम पे ऐसा होने वाला है कि तुमको अगर 50 बार समझ भी आ जाए कॉग्निटिवली कि भाई ये चीज देख के मेरी हानि हो रही है, तुम नहीं रोक पाओगे, क्योंकि उससे बड़ा प्लेजर तेरी लाइफ में है ही नहीं। सिंपल सा प्रश्न ये है तेरी जिंदगी में, और ये हॉब्स की बेसिक असर्शन यही था कि भाई इंसान देखो कुछ भी कह लो भाग रहा है, वो गुलाम है हीडोनिज्म का। अगर तुम थॉमस हॉब्स के भैया सिंपल असर्शन के बेसिस पे अगर कहोगे ये थ्योरी है, तो तुम्हारे जीवन में कौन सा बिहेवियर होगा जो डोमिनेट करेगा? वो वही होगा जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लेजर तुम्हें प्रोवाइड करता है। और जब तक तुम्हारी जिंदगी में हाईएस्ट प्लेजर चुने हुए किसी खूबसूरत क्रिएशन, इन्वेंशन, लर्निंग, डिवोशन से नहीं आ रहा टू एनीथिंग, तब तक तुम बाहरी स्रोतों में फंसे रहोगे। अभी क्यूरियस तुम्हारा फिलोसोफर था जिसने पूरी तुम्हारी फिलोसफी बनाई है कि इंसान का होल पॉइंट यही है, मिनिमाइजेशन ऑफ पेन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर। हमें मजा मिलता है इसलिए हम कर रहे हैं। यही वॉयरिज्म एक्सप्लेन करता है कि लोगों को बिग बॉस देखना इतना पसंद क्यों है। हो जाए क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। इसी वजह से आईपीएल के बाद जियो सिनेमा पर बिग बॉस सेकंड मोस्ट वॉच शो था। पर ये ऑब्सेशन बहुत अजीब भी है। एक तरफ हम स्टार किड्स को हेट भी करते हैं और दूसरी तरफ उनके बारे में जानना भी चाहते हैं, क्योंकि ये परिवार में वाला इंसान है जिसको लोग कहते हैं ये तो निकम्मा है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा गॉसिप भी वही प्रोवाइड करता है कि आज क्या कर रहा है ये निकम्मा। हमारे लिए इज्जत नहीं है, और हो सकता है आपको खुद के लिए भी इज्जत नहीं है, और आपको मजा आता है गाली बकने में। हमें चीज में नुआंस लाना है भाई, ठीक है? तो वेरियस तरह के डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। कुछ डिसरिस्पेक्ट होती है जो आप खुद के अंदर भी आ रही है और आप सिर्फ हेट कर रहे हो। एक होती है जेन्युइनली आपकी जिंदगी बड़े चल रही है, लेकिन आपको एक वो निकम्मा सोर्स मिल रहा है जहां पे आपको शार्डनफ्रॉयड वाला प्यार मिल रहा है। शार्डनफ्रॉयड इज वेरी 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 एप्लीकेबल टू इट। हमारे अंदर की भावना जब दूसरे के साथ बुरा हो रहा होता है या कोई किसी को चोट पहुंचती है, कुछ भी ड्रामा चल रहा है, 2 लोग लड़ रहे हैं, जो हमें यहाँ पे जो मजा मिलता है ना उसको कहते हैं शार्डनफ्रॉयड।
Pleasure in the misfortunes of others. और दिखाइए. तो बिग बॉस वो है ना. और इसका सोशल मीडिया पर एक टर्म है, हेट फॉलोइंग. हर रोज तुम्हारी सुपर हैप्पी लाइफ परफेक्ट गर्लफ्रेंड दिखता है. आई एम फेड अप रोहन. मत देखो ना, क्यों देख आई रही हो? डोंट नो, आई कांट स्टॉप. यानी कि आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जिनसे आप नफरत करते हो. अब इंडिया में हेट फॉलोइंग के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, पर अमेरिका में हुई है. अमेरिका में एक टीनेजर से पूछा गया कि वो एक सेलिब्रिटी को क्यों फॉलो करती है जब वो उनसे नफरत करती है. उस लड़की ने कहा कि मैं अपने आप के बारे में बहुत इनसिक्योर हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब मैं परफेक्ट लुकिंग सेलिब्रिटीज का मजाक बनाऊं. साइकोलॉजिस्ट लिली सबीर ने कहा कि हेट फॉलोइंग उन लोगों में ज्यादा होती है जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है. अब सेल्फ कॉन्फिडेंस. तुम एक सिंपल बिग बॉस का एग्जांपल लो. बिग बॉस के देखो ना कितने ज्यादा लोग देख रहे हैं. तुम सीरियसली ये कहना चाह रहे हो फिर अगर हम ये बात करें तो इनको जितने लोग भी देख रहे हैं सेल्फ एस्टीम बहुत लो है? आई डोंट थिंक सो. मेरे ख्याल से एक्यूरेट कोरिलेशन जो होगा वो होगा ट्रेट शार्डनफ्रॉइड. हमें दूसरों को गिरते हुए पिलते हुए देखने में मजा आता है रिगार्डलेस ऑफ आवर सेल्फ एस्टीम. वो पूल इतना बड़ा है ऑफ पीपल वॉचिंग कि तुमको वेरियस पूल्स मिल जाएंगे. कि ये कहना कि इसके अंदर सिर्फ या मोस्ट लो सेल्फ एस्टीम वाले देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो. तुम्हारे घर में बिग बॉस जब आता था सबके माँ बाप देख रहे होते हैं. तुम क्या कह रहे हो सबके माँ बाप की सेल्फ एस्टीम कम है? आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारी मम्मी जो देख रही है वो सेल्फ एस्टीम इश्यूज की वजह से नहीं है, वो इसलिए देख रही है क्योंकि उनको वही गॉसिप मिल रही है. या पिताजी भी देख रहे हैं उनको वो गॉसिप मिल रही है जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही है. इट जस्ट मिरर्स गॉसिप बट विजुअली. और वो लिटरली तुम देखो माता पिता भी एग्जैक्टली वही गॉसिप लैंग्वेज स्क्रिप्ट ही यूज कर रहे हैं कि अरे ये ऐसे क्यों नहीं करता, ये वैसे क्यों नहीं करता, अरे कितना पागल है, इसको देख के मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है. तो वो एंग्रॉस्ड हैं इमोशनली. Yes, there will be a subset of people जिनकी लो सेल्फ एस्टीम है. ये काइंड ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग हो गई. तुम बड़ा ग्रुप देखना ही छोड़ गए इसमें, मेरे ख्याल से. मेरा ओपिनियन है ये. इम्प्रूव करने के लिए अपनी जिंदगी में चेंजेस लानी पड़ती हैं जो मुश्किल भी होती है और जिसमें समय भी लगता है. आसान सोल्यूशन है कि दूसरों की जिंदगी पर थूकने लग जाओ. ये हेट फॉलोइंग ऑलमोस्ट हम सभी लोग करते हैं. तो अगली बार जब आप रेडिट पर एक पोस्ट देखो ना एक सेलिब्रिटी के खिलाफ, नोटिस करना कि कितने सारे पोस्ट हेट फॉलोइंग के बारे में होते हैं. स्टार किड्स की हेट फॉलोइंग के पीछे एक मेजर कारण है जेलसी. हाँ, जेलसी. हम में से कई लोग जेलस हैं क्योंकि वो फेमस भी हैं और उनके पास पैसा भी है, बस इस वजह से कि वो एक अच्छे खानदान में पैदा हुए. उन्होंने लाइफ की लॉटरी जीत ली. यशस्वी जायसवाल जो एक इंडियन क्रिकेटर है, उनको रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इतने बड़े बड़े स्कोर कैसे कर पाते हो. यशस्वी ने कहा कि इंडिया में आपको हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है. जब आप बस पर चढ़ रहे होते हो उसके लिए लड़ाई है, ट्रेन में घुसने के लिए लड़ाई है और ऑटो ड्राइवर के साथ भाड़ा डिसाइड करने के लिए लड़ाई है. मोस्ट इंडियंस के लिए उनकी जिंदगी एक टूर्नामेंट है. कुछ भी हासिल करने के लिए उनको कई लोगों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है. तो तुम जो डिस्क्राइब कर रहे हो इतना बढ़िया खूबसूरत वे में डिस्क्राइब कर रहे हो, isn't that completely distanced and separated from jealousy? हम जेलस नहीं है, हम एक अनफेयरनेस माइल्स लॉन्ग डिवीजन है, डिस्टेंस है. हम उसको देख के एक जेन्युइन एंगर फील कर रहे हैं. दिस इज अगेन माय ओपिनियन. आई फील वी चीपन आवर ओन इमोशंस, आवर ओन लॉजिकल कंक्लूजन्स बाय सेइंग हम जेलस हैं, आप तो जेलस हैं. अगर मैं सेम लाइफ में मेहनत और स्ट्रगल कर रहा हूं और सामने वाले को देखता हूं उसको फ्री में वो चीज मिल गई, इसको राइचियस एंगर कहते हैं. भयंकर लेवल ऑफ अनफेयरनेस से आ रही है ये. इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो रियलिटी नहीं है. 4 things कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम. पैसे वालों के लिए एक अलग जिंदगी है, गरीब इंसान के लिए कंप्लीटली अलग डिफिकल्टी लेवल है. ये है और हमें पता है ये. एट द सेम टाइम इवन तो हमें पता है, हम गुस्सा एट द सेम टाइम महसूस कर सकते हैं उस चीज के पीछे, और ये एक साइकोलॉजिकली हेल्थी चीज है. जेलसी वुड बी समथिंग कि अगर हम 2 लोग हैं और एक सेम जगह पे हम दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन एक इंसान के पास एक चीज है और मेरे पास वो नहीं है, या उसने वो चीज अर्न करी है, तो मैं जेलस हूं. जेलसी को फिलॉसफी में, ग्रंथों में जब सेजेस बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं जेलस मत हो, कविट मत करो. बाइबल में कविट, दाउ शैल नॉट कविट, मतलब कि भाई अगर तुम नेबर की वाइफ देख रहे हो, किसी की गर्लफ्रेंड देख रहे हो, वहां पे कोई इनकम इनइक्वालिटी ये सब चीजें नहीं आ रही. किसी की कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें चाहिए, तो ये डिजायर की भावना है. यहां पे मेरिटोक्रेसी के परखच्चे उड़ रहे हैं. अगर आप रेलवे की पढ़ाई करते हो अपने पूरी जी जान लगा के, और आप देखते हो वहीं पे कोई दूसरा इंसान अपनी पहुंच लगा के इन सब चक्करों में आपसे आगे निकल जाता है, उसका इंटरव्यू में उसको तुम्हें पता है ये सब हुआ है, तो भाई वो देख के तुम्हें जेलसी महसूस नहीं हो रही उस इंसान के प्रति, एंगर महसूस हो रहा है. वो बहुत राइचियस एंगर है, वो हेल्थी एंगर है, क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है. और तब जाके उनको कुछ मिलता है.
पर इन स्टार किड्स की जिंदगी बहुत अलग थी। तो jealousy उनको नहीं ऐसे हुई ना कई मेरे भाई? प्रिविलेजेस मिले जो दूसरे लोगों को नहीं मिल पाते। लोग स्टार किड्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं क्यूरियोसिटी की वजह से कि इन लोगों की जिंदगी है कैसी। पर ये जेलसी हेट में बदल जाती है जब लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और जब उनको पता चलता है कि कई सेलिब्रिटीज अपने प्रिविलेज के बारे में जानते भी नहीं है। My dad Even a confident person, a highly confident person might feel anger. किसी के मूर्ख सेल्फ अनअवेयरनेस को देख के, उसको अपने प्रिविलेज को ना अकाउंट करते हुए, उसको इस बात का कोई एहसास भी ना होना उसके प्रिविलेज ने उसके कितने चरणों पे हेल्प करी है, उसको कितना आगे ऑलरेडी ले गया है, उसको देख के क्रिटिक, गुस्सा एक जायज एक्सप्रेशन में पुट करना बनता है। Having said that, 100% जो इंसान अगेन लो सेल्फ एस्टीम में होगा, हो सकता है उसको और ज्यादा वो चीज बुरी लगे। सो अगर तुम बात करो इंटेंसिटी की, लो सेल्फ एस्टीम में हमने देखा जब उनको हमने इमेजेस और प्रिविलेजेस स्टोरीज उनके सामने बताई उनको, तो उनका रिएक्शन क्या हुआ, ये रिसर्च में समझ सकता हूं, हो सकती है। क्योंकि अगर सिंपल आप एक कोरिलेशन स्टडी कर रहे हो तो आपने किन किन वेरिएबल्स को रिग्रेशन में डाला है। क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूं जो बहुत हाई कॉन्फिडेंट अगर ग्रुप होगा जिनमें उन्होंने पाया उनकी हाई सेल्फ एस्टीम है, मेरे को लगता है शायद उनमें भी यही सेम रिएक्शन होगा, उनको भी इस चीज को देकर डिसप्लेजर ही हुआ। बट अगर आप एक स्टडी करो जहां पे आप स्टडी कर रहे हो लो सेल्फ एस्टीम का ग्रुप है, आपने ग्रुप को फिर कहानियां सुनाई या स्टोरीज विजुअली दिखाई इन लोगों की जो कि क्लियरली अनअवेयर हैं अपने प्रिविलेज को लेके, और फिर उनका आपने नोटिस किया उसके बाद रिएक्शंस के बाद उनकी बॉडी स्टेट में क्या डिफरेंस आया, और ज्यादा बुरा फील करने लग गए अपने बारे में, और ज्यादा उनकी नेगेटिव फीलिंग हाइटेंड हो गई। वो स्टडी में समझ सकता हूं। an actor. I'm not going to say no to an opportunity to act, you know. My dad has never been in a Dharma film, has their own journey. बल्कि उनकी अनफेयर एडवांटेजेस के बारे में। I think everybody has their own struggle. You know? इसका सिंपली मतलब है कि अगर स्टार किड 12 घंटे काम करेगा हर दिन में तो उनका रिवॉर्ड हो सकता है करण जौहर की एक मूवी में आना, जबकि एक अननोन पर्सन अगर उतना ही एफर्ट डालेगा तो उनका रिवॉर्ड अगर वो लकी हुए होगा एक बैकग्राउंड डांसर बनना। जैसे हर्षवर्धन कपूर का एग्जाम्पल लेते हैं जो अनिल कपूर के बेटे हैं। वो लॉन्च हुए थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मिर्जिया मूवी में, पर उनको ये रोल मिला कैसे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हर्षवर्धन कपूर को स्पॉट किया था दिल्ली 6 के सेट्स पर, जो मूवी राकेश ओम प्रकाश मेहरा की थी और जिसमें हर्षवर्धन कपूर की बहन सोनम कपूर एक्ट कर रही थी। तो एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो मुंबई के एक कोने में एक छोटे से अपार्टमेंट में 6 और लोगों के साथ रह रहा है, वो कभी भी एक मूवी सेट में बस बैठे हुए मिलेंगे नहीं। तो ये हर्षवर्धन कपूर का प्रिविलेज था कि उनको इतनी एक्सेस मिली। I mean, even if he was not present there, he's the son of Anil Kapoor. Imagine all the parties. So imagine every person who came into Anil Kapoor's house to have tea, lunch, dinner, chai, शाम को cold drink, drinks, whatever. Anil Kapoor is one of the most successful people industry में consistently। अमिताभ बच्चन ले लो, अनिल कपूर ले लो, उनके बच्चे कौन हैं, तो उनके बच्चों को कौन देख रहा है बार 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 बार, तो किसका नेटवर्क बन रहा है सोशल बाबा 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 बाबा। पहला थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, इवन एक होता है फ्रेंडिंग बायस, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो। दूसरा है सिंपल, अगर हम बात कर लें स्कूल लेवल पे, अमीर बच्चों के इवन स्कूल लेवल पे बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स पाए जाते हैं, बेटर कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? इवन उन्हें पाया है स्कूल तक लेवल में टीचर जो होती हैं गरीब बच्चों में या अटेंशन में क्लियरली उन्हें देखा है बायस होता है। टीचर्स बच्चे जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अमीर घरों से हैं तो दिखने में बेटर हैं, उन पे पता नहीं क्यों ज्यादा फोकस करते हैं, उनको अटेंशन ज्यादा देते हैं, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फ्रेंडिंग बायस, फ्रेंडिंग बायस क्या होता है? गरीब घर के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल्स में ऑटोमेटिकली उनके क्योंकि कपड़े वैसे अच्छे नहीं होते तो उनका हमेशा से कॉन्फिडेंस लो होता है, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे लोगों को अप्रोच नहीं करते फ्रेंडशिप के लिए, उनके फ्रेंडशिप सर्कल कम रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम रहता है। वहीं पे उन्होंने ऑपोजिट पाया, जो अमीर लोग होते हैं वो दोस्ती बहुत ज्यादा करते हैं, वो अपने में ही दोस्ती बहुत अच्छी कर पाते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं गरीब लोगों में। तो कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन लेवल, सोशबिलिटी ट्रेट हाहाकार मचाने वाला ट्रेट है। अफिलिएटिव एक्सट्रोवर्जन में आ जाता है। इवन एजेंटिक एक्सट्रोवर्जन भी दो तरह के होते हैं। इवन एजेंटिक एक्सट्रोवर्जन भी आपका बढ़ेगा क्योंकि आपको लोग ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, आपके माता पिता, आपका सोशल नेटवर्क, आपका टीचर तक आपको कह रहा है कि हाँ आप पे मैं विश्वास रखता हूं, आप मुझे लगता है फ्यूचर में कुछ करेंगे। आपने अपनी क्लास में हो सकता है नोटिस किया होगा जो बहुत ही अमीर घर से बच्चे आ रहे थे, आप देखोगे उनके कॉन्फिडेंस में फर्क था। आपने देखा उनके टीचर्स हो सकता है पार्शियल हो उनको लेके, जो बच्चे सुंदर थे बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा टीचर उनको ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं, उनको अटेंशन ज्यादा दे रहे हैं।
और वहीं पे आप देखोगे जो जनरल पूल है बच्चों का, जो गरीब घर से आ रहे हैं या फिर सुंदर वुंदर नहीं है इतने, तुम देखोगे वो कंप्लीटली ओवरशैडोड हैं। कोई उनको ज्यादा नोटिस नहीं कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, बट टेंशन ना मिलने के भी बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। जब आप देखते हो कोई दूसरा पिक किया जा रहा है आपके ऊपर, बार बार दूसरे को टेंशन मिल रही है, एक बच्चे के दिमाग में बहुत फर्क पड़ता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके। तो अमीरों को तुम पता नहीं है, एक बहुत छोटे लेवल से, स्कूल लेवल पे, घर के लेवल से इतना भयंकर लेवल पे एडवांटेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो उनकी पूरी जिंदगी में उनके सोशल स्किल्स, उनका नेटवर्क, उनके कॉन्फिडेंस, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कैपेसिटी, कम्युनिकेशन की कैपेसिटी, सब कुछ बहुत हाई होती है। तो वो एडवांटेज लाइफ के इतने डोमेन्स में मिलेगा आपको। एक डायरेक्टर से, जिसकी वजह से उनको अपना पहला रोल मिला। तो इस क्यूरियोसिटी, जेलसी और हेट की वजह से किसी अमीर और फेमस लोग को अनफॉलो करना इतना आसान नहीं है, और इस ऑडियंस की भूख को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट हुआ है पापराज़ी का। All good, all good. How was the celebration? यह है विरल भयानी का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसके 9.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पिछले 24 घंटे में थैंक यू भाई, मैं भी जरा फॉलो कर लेता हूँ फिर। इस अकाउंट पर 60 रील्स पोस्ट हुई हैं और कई रील्स को 5 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं। चाहे आलिया और रणबीर की बेटी का Why is she wearing Santa Claus Merry Christmas hat? पापराज़ी डेब्यू हो या फिर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का अपीयर, इनको पहनना चाहिए ये हिंदू टेंपल में, ये भी उल्टा हो रहा है। अपनी बेटी के साथ एक मंदिर में। अगर आप इंडस्ट्री के किसी भी स्टार किड की अपडेट चाहते हो तो आपको इन इंस्टाग्राम अकाउंट से वो सब चीजें मिल I'm जाएंगी। grateful. ये चीज बस इंस्टाग्राम अकाउंट्स नहीं कर रहे, बल्कि ऑनलाइन न्यूज पब्लिकेशंस भी कर रही हैं। इसी वजह से कई ऑनलाइन न्यूज पब्लिकेशंस पूरे आर्टिकल्स छाप देती हैं इन स्टार किड्स के बारे में। There's a star. भाई सुपरमैन के बारे में छापो ना। ऐसी एक ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट के डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ने एक्सप्लेन किया कि वो ऐसी खबरें क्यों प्रिंट करते हैं। अरे डिमांड सप्लाई, उन्होंने कहा कि ये सिंपल डिमांड और सप्लाई का खेल है। लोग स्टार्स और उनके बच्चों की फोटोज देखना चाहते हैं। न्यूज स्टोरीज जो उनको कवर करती है, उनकी ज्यादा रीच भी होती है और एक लॉयल व्यूअरशिप भी होती क्या हैरी पॉटर बन गए दोनों? है, जो दूसरी स्टोरीज के कंपैरिजन से उनको नहीं मिलती। वो कहते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और न्यूज वेबसाइट करेगी। नो ऑफ कोर्स भाई, तुम बिजनेस हो, तुम बिजनेस हो एट द एंड ऑफ द डे। जितना बनेगा तुम करोगे, हो सकता है थोड़ा एथिक्स भी कुछ चल दो, बट तुम जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हाई तब मेंटेन करोगे जब उन स्टैंडर्ड्स की रिस्पेक्ट है ना। क्वेश्चन ये आता है एज अ बिजनेस, अगर मैं कल खोलता हूं, तुम कल खोलते हो कोई मीडिया हाउस और हम कहते हैं भाई हम स्टार्ट करेंगे यार गजब मैगजीन, यार पूरा वीकली पब्लिकेशंस होगा और आर्टिकल्स भी होंगे, हम ओपिनियन लिखेंगे, हम डालेंगे यार गजब सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बायोलॉजी, इकोलॉजी, सेल्स, कैंसर पे कितनी रिसर्च आ रही है, कॉस्मोलॉजी, सब कुछ कवर करेंगे। भाई तुम बैठ के ईमेल लिख रहे हो पूरे दिन, तुम्हारी टीम 5 लोग ही घर के अंदर, तुमने एक गजब विजन है भाई, इंडिया में स्टार्ट करेंगे, सारे साइंटिस्ट जितनों के तुम पा सकते हो IIT में, इधर रिसर्च में, उधर से रिसर्च में, आपका हमें आर्टिकल चाहिए, क्या रिसेंट रिसर्च चल रही है इंडिया में, क्या चल रहा है। उसके बाद तुम्हारा खुद का कैपिटल लग गया पता नहीं कितना ज्यादा, 1 महीने तुमने फिर उसके बाद सोशल मीडिया टीम हायर करी, मार्केटिंग में तुम डाल रहे हो खूंखार पैसा लग गए तुम्हारे लाखों। उसके बाद तुम्हारी रीडरशिप क्या है, पुंगू। और जिस पॉपुलेशन को ये चाहिए वो ऑलरेडी वो चीज खा रहे हैं, वो ऑलरेडी उसको 500 एवेन्यूज मिल गए हैं, उसको इंडिया में बैठ के एक्सपेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पर प्रॉब्लम ये, वो बहुत छोटी पॉपुलेशन है। मैसिव जो पॉपुलेशन है वो साइंस अवर्स है, वो विजडम अवर्स है, उसको नहीं चाहिए बुद्धि वाली बातें। धर्म में भरा है इंटेलेक्चुअल बातें, बट अगेन इंटेलेक्चुअल अवर्स हैं, हमें नहीं सुनना एक्चुअल में। तो इसीलिए इंसान यहां पे गीता बहुत करता है। मैं लिखित में दे रहा हूं, उन्हीं का भी एक सर्वे कर लिया जाए, उनसे कहा जाए 5 चीजें बताओ गीता के अंदर, 5 जो आपको लगा कि क्या बातें थी यार, उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, डाउनलोड सबने मार के रखी हुई है, सबके पास PDF है, हो सकता है किताबें खरीदी हो आपने दुकान पे जा जाके, पढ़ी घंटाला किसी ने। इसलिए कमेंट्स में यहां पे जो लिखेंगे हमने पढ़ी, वो वही है कि आप 5000 में से 10 हो। जनरल लोगों ने तो कमेंट ही नहीं किया ना, और वो ना वीडियो देख रहे हैं। ये हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी के नाम पे भी स्पिरिचुअल बातें नहीं चलती। स्पिरिचुअल इज द हार्डेस्ट बैटल, अध्यात्म तो हार्डेस्ट बैटल है इंटेलेक्चुअल बेसिस पे। तो पहले रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक, इसको तो मास्टर करो, उसके बाद आता है स्पिरिचुअलिटी। बट ये सब कौन करे? आदमी इस देश में
स्पिरिचुअलिटी को भी आलस पन्ने की तरह इस्तेमाल करता है। सब मोह माया है तो काम ही ना करो, ये मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में। मिस यूज करता है, इज द बेटर वर्ड टू यूज, अब्यूज करता है इंडियन स्पिरिचुअल टेक्स्ट को अपने आप को कन्विंस करने को कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। इवन दो एग्जाम्पल है, द मोस्ट बेसिक मोस्ट नोन एग्जाम्पल है अर्जुन का, अर्जुन एंड कृष्ण जी। जो होल डायलॉग है उसका बेसिस है दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा, द मोस्ट स्किल्ड पर्सन के दिमाग में डाउट आया है और उसका डाउट कैंसर है उसकी स्किल के एक्सप्लॉयटेशन पे। एंड उस डाउट को रिमूव करने के लिए 4 लेयर में समझाया है। पहला, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है। दूसरा, एपिस्टेमोलॉजी। तीसरा, सृष्टि, आओ यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एंड चौथा, एस्केटोलॉजिकल अप्रोच। तो लेकिन रिमूव किसको कर रहे हैं प्राइमरीली? डाउट को। किसके दिमाग से? द मोस्ट स्किल्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। और आदमी जो देखने वाला क्या मिसयूज कर रहा है, मैं क्यों करूं सेल्फ इंप्रूव, मैं क्यों करूं काम। लिटरली कमेंट देखता हूं ये सब जो गीता को ऐसे कर रहे हैं। आपने स्पिरिचुअलिटी समझी ही नहीं ना, आप समझना चाहते हो, आप बस इस्तेमाल कर रहे हो उसका अपने भगोड़ेपन में। तो ये है भाई सच्चाई। तो हम भला क्यों ना करें, हम तो बस वही कर रहे हैं जो पब्लिक की मांग है। तो बेसिकली व्यूज का चक्कर है बाबू भैया, व्यूज का। और व्यूज के लिए सबसे अच्छा तरीका है सेलिब्रिटीज या फिर उनके बच्चों के बारे में बात करना। इसलिए जानवी कपूर, नव्या नंदा या फिर सुहाना खान के बारे में आपको इतने फोटोज और वीडियोस मिलेंगे। और जितनी ज्यादा फोटो एक्सक्लूसिव हो उतने ज्यादा व्यूज मिलते हैं। 2022 में वीरेंद्र चावला मुंबई के पास एक शहर अलीबाग के एक हेलीपैड के पास इंतजार कर रहे थे। उनको अपने सूत्रों से पता चला कि उधर एक बॉलीवुड स्टार अपने बेटे के साथ हेलीकॉप्टर से कहीं जाएंगे। कई समय इंतजार करने के बाद एक गाड़ी उधर आई। वरिंदर ने एक्टर को वेव किया और एक्टर ने वरिंदर को, और इसी मोमेंट उन्होंने एक फोटो खींची। ये फोटो वरिंदर ने कहा कि ये एक रियल मनी शॉट था और मेरी मेहनत रंग लाई। मानवी शर्मा जो शाहरुख खान की एक पब्लिसिस्ट थी, उन्होंने कहा कि पैपराजी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को एक दूसरे की जरूरत है। स्टार्स को अटेंशन चाहिए और पापराजी को व्यूज। There's a star। अरे सुपरमैन के साथ करो ना यार। चीज कई सालों से करी जा रही है, पर आज जो हो रहा है वो 1990s के कंपैरिजन से बहुत अलग है। यार आलिया को छोड़ दो यार, प्लीज लीव हर अलोन। विरल बिहानी कहते कि 2 साल पहले तक एक उसने कैलकुलेटर खोल रखा था क्या? इज इट जस्ट मी? विरल बिहानी कैलकुलेटर खुला हुआ है ना यार। हाँ कहते कि देखो, मैं गलत कह रहा हूँ, कैलकुलेटर खुला हुआ है। 2 साल हाँ कैलकुलेटर खुला हुआ है। पहले तक एक रेस्टोरेंट या फिर एयरपोर्ट के बाहर वेट करते हुए फोटो खींचना पहले कभी होती नहीं थी। पहले के जमाने में एक सुपरस्टार के मैनेजर फोटोग्राफर्स को इनवाइट करते थे फिल्म सेट्स पर प्रमोशनल फोटोज लेने के लिए। उस जमाने में सेलिब्रिटी गॉसिप और न्यूज को फिल्म मैगजीन्स कवर करती थी, पर ये चेंज हुआ सोशल मीडिया से। अब सेलिब्रिटीज डायरेक्टली अपनाएगा, और क्योंकि ऑडियंस जेन्युइन कंटेंट चाहती सेलिब्रिटीज से, इस डिमांड को सर्व किया पापराजीज ने, जो आपको दिखाते हैं कि ये सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट कैसे जाते हैं या फिर किसी की पार्टी में कैसे जाते हैं। क्योंकि ऐसी फोटोज की फैंस की वॉयरिस्टिक फीलिंग जाग जाती है, और ये बिजनेस करना भी अब आसान हो गया है। अब इसको एक और चीज हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, हम यहाँ पे इस वक्त एक, बिकॉज हम प्राइम हुए हैं यहाँ पे बात करने के बॉलीवुड के, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सोच रहा है कि इंसान कि हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं बॉलीवुड में। द ट्रूथ इज, अब इसको एक सेकंड के लिए रियलिटी के पैराडाइम में पुट करते हैं। रियलिटी, आंखें खोलो। द ट्रूथ इज, बॉलीवुड इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। तुम स्पीड की कितनी स्ट्रीम्स देखते हो, तुम कितने पॉडकास्ट देखते हो, एक वो आ गया। इंस्टाग्राम पे रील्स कितनी स्क्रॉल करो, दैट हैज नथिंग टू डू विद सेलिब्रिटीज। वो मीम्स हैं, पॉलिटिकल मीम्स, तो पॉलिटिकल पेजेस। तुम एक चीज रियलाइज करोगे, बॉलीवुड जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जो बड़ी स्पेसिफिक है, जिसको हम काइंड ऑफ कह रहे हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या ये सब नहीं यार। ये में आप 25 चीजें हैं जिनको आप इंडेक्स कर सकते हो, जिन पे आप पूरी तरह से एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम घुसेड़ रहे हो। एंड जो साइकोलॉजी इन्वॉल्व है इस वन में, वो सब में इन्वॉल्व है। बिकॉज वही बात मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन आता है कि काइंड ऑफ हॉब्सियन तुम वे में देख सकते हो कि इस वक्त तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट प्लेजर क्या है, और तुम उसी को चेज कर रहे हो। क्योंकि स्मार्टफोन्स की वजह से कोई भी कैसी भी फोटो खींच सकता है। कल ना अपना करण जौहर का बर्थडे पार्टी है, सो कल लड़के ज़्यादा चाहिए। छुट्टी इनको बोलना कम ही नहीं कल, क्योंकि बड़ा पार्टी है बहुत।
हमारा काम जो है ना वो 24/7 है। ये मत सोचना कि संडे की छुट्टी होती है या सैटरडे की छुट्टी होती है। मुझे काम का तो पता नहीं, मुझे इतना पता है मैं सोता 4 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा है। जब इन इंस्टाग्राम अकाउंट्स को रियलाइज हुआ कि सेलिब्रिटी फोटो से तो लाखों के व्यूज आ जाते हैं, तो कंपटीशन और बढ़ गया। फिर कंपटीशन हो गया कि कौन सा पापराजो कौन सी लिमिट पार कर सकता है। इसी वजह से कुछ आलिया भट्ट की फोटो Leave Alia Bhatt alone. लेने लग गए उनकी पड़ोसी की बालकनी से, Don't do this. और दूसरे लोग लिफ्ट के बाहर वेट करने लग गए सेलिब्रिटीज के लिए। Please. इसीलिए कुछ पापराजीज कहते हैं कि अगर मैंने एक जरूरी शॉट मिस कर दिया तो मेरे बॉस मुझ पर चिल्लाते हैं। जैसे रणबीर कपूर आलिया भट्ट है, वो तो आपको स्पॉट करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। जो थोड़े एवरेज है उनसे तो उनका टिप ऑफ आ जाता है, क्योंकि नहीं तो उनके पीआर थ्रू आ जाता है, पीआर कंपनी से आ जाता है। पर उन्होंने कहा कि बस 20% ऑफ द टाइम सेलिब्रिटी की पीआर टीम पापराजीज को बताती है। जो बचा हुआ 80% टाइम है, उधर पापराजीज को खुद जानकारी लेनी पड़ती है कि कौन सा सेलिब्रिटी कब आ रहा है और पूरे शहर पर कौन से बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। पर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब इधर पैसों की जरूरत होती है। कई फोटोग्राफर्स, ड्राइवर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को घूस देते हैं ताकि वो बता सकें कि सेलिब्रिटी कब आ रहे हैं। वरिंदर चावला कहते हैं कि मुंबई के कई भिखारी भी उनको कई बार टिप्स देते हैं। हम घर से निकलते हैं, हम राउंड अप के लिए निकलते हैं, फिर पहला जाके करीना का घर चेक करते हैं, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी करीना है। एक जमाने पर जहाँ ये पापराजी अपनी फोटोज बेचकर रेवेन्यू कमाते थे, अब इनके इंस्टाग्राम अकाउंट इतने बड़े हो गए कि ये मोस्टली पैसा कमाते हैं पेड पोस्ट करके। पर प्रॉब्लम ये है कि कभी भी ये बताते नहीं है कि वो एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। कुछ लोग हैं जो पेड प्रमोशंस के लिए भी बात होती है, अगर वो कुछ नेगेटिविटी कंटेंट है तो फिर हम लोग अवॉइड कर देते हैं। जैसे रकुल प्रीत और जैकी बगनानी की वेडिंग के बीच सारे पापराजीज लापता लेडीज का ये सॉन्ग के बारे में पोस्ट कर रहे थे सेम ही दिन। क्यों? पेड प्रमोशन, पर ये क्लियर नहीं किया गया उनके अकाउंट पर। ऐसा ही ये पोस्ट है। तो ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट सेलिब्रिटीज के बारे में पोस्ट करते हैं जिससे उनको फॉलोअरशिप मिल जाती है, और एक बार फॉलोअर्स मिल गए तो वो पेड पोस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। और इस चीज से स्टार किड्स का भी फायदा है। इस पापराजी की दुनिया से स्टार किड्स को मिलती है There's a star. अनफेयर एडवांटेज, वो है फ्री मार्केटिंग। जैसे आर्चीज का एग्जांपल लेते हैं। 1, 2, 3, go! जब इस Exactly ऐसे ही बजता गिटार। मूवी की कास्ट अनाउंस करी गई, हम में से कई लोग नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे थे। पर आयरनी ये है कि नेपोटिज्म के बारे में बात तो हो रही थी, पर इस मूवी को फ्री मार्केटिंग भी मिल गई ऐसी दुनिया में जहां ऑडियंस का अटेंशन पाना इतना आसान नहीं है। मूवी रिलीज होने से कई समय पहले सुहैना खान के पिछले साल तक ही 3.8 मिलियन फॉलोअर्स थे, और 2021 तक खुशी कपूर के 400,000। इसका मतलब था कि वो अपने फैंस को एक्टिवेट कर सकती हैं और मूवीज को प्रमोट कर सकती हैं ऑलमोस्ट फ्री। और इन स्टार किड्स का इंस्टाग्राम अकाउंट यूज करना एक मूवी को मार्केट करने का बेस्ट तरीका है प्रोड्यूसर्स के लिए। अब कई प्रोड्यूसर्स बिलबोर्ड और रेडियो पर एड जरूर डालते हैं, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। दूसरे प्रोड्यूसर्स टीवी शोज पर जाते हैं, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो या फिर कोई रीजनल शो हो। कई स्टार्स शॉपिंग मॉल जाते और कॉलेजेस भी। पर करण जौहर ने कहा कि इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमारी पीएनए कॉस्ट पॉइंटलेस है। पीएनए मतलब प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। वो कहते हैं कि रियलिटी शोज और मॉल्स जाने से आपको ये तो लगेगा कि देखो 8,000 लोग मुझे देखने आए हैं, पर उन 8,000 में से 80 लोग भी थिएटर देखने नहीं जाते। किसी बॉलीवुड फिल्म की मार्केटिंग की कॉस्ट आसानी से 2.5 से 25 करोड़ रुपए तक हो सकती है। चाहे कॉस्ट कितनी भी हो, पर प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आज की दुनिया में अगर प्रोड्यूसर मार्केटिंग ना करे तो दूसरी फिल्म शायद पॉपुलर हो जाए, और अगर मार्केटिंग करे तो कोई गारंटी नहीं है कि उसकी रिटर्न उनको मिलेगी। इसी वजह से कई प्रोड्यूसर्स अब डिजिटल मार्केटिंग की कोशिश करते हैं, या सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज करी जाती हैं रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। ये करना ज़्यादा आसान भी होता है। डिजाइनर्स को बस प्रोमोज बनाने आपकी मूवी के, और फिर इन प्रोमोज को एड्स की तरह दिखाना है इंस्टाग्राम पर। जो एक्टर्स भी हैं उनको भी अपना फोन उठाना है और लाइव सेशन करना है फैंस के साथ। प्रॉब्लम यह है कि इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स को इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है ताकि लोग उनकी फिल्म पर अटेंशन दें। जैसे इन्फ्लुएंसर्स को यूज करना अपनी फिल्म्स को मार्केट करने के लिए, ताकि उस इन्फ्लुएंसर का फैन बेस मूवी को सपोर्ट करने लग जाए।
तो ये सब राम कथा मैंने आपको बताई ये दिखाने के लिए कि एक मूवी की मार्केटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, पर ऐसा अगर मत आपको बोलो। कोई एक्टर मिल जाए जिसकी एक्टिवेटेड फैन फॉलोइंग हो और जो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, उसके चरणों में गिर जाइए। उससे ज्यादा मजेदार क्या होगा एक फिल्म के लिए। और यही एडवांटेज होती है स्टार किड्स की। जब वो एक फिल्म करते हैं वो लोग भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो उनको पसंद करते हैं और वो लोग भी जो उनसे नफरत करते हैं। मैटर बस ये करता है कि उनकी आंखों के सामने फिल्म के पोस्टर आ गए और वो क्यूरियस हो गए उस फिल्म के बारे में। फायदा तो प्रोड्यूसर का ही हुआ। शायद इसी वजह से आर्चीज की आधी कास्ट स्टार किड्स की थी। क्या हम आर्चीज के बारे में डिस्कस भी कर रहे होते अगर इसमें स्टार किड्स नहीं होते? ये चीज करण जौहर ने खुद कही। Today, if I want to launch a new talent, say a new boy, new girl, and put the film, nobody will watch the film now because we have to promote it so much. And how do you recover that DNA? इसी वजह से कई फिल्म प्रोड्यूसर्स एक स्टार किड को ही कास्ट करते हैं जिनकी एक्टिवेटेड ऑडियंस पहले से ही हो। 2017 में मिंट ने एक नेपोटिज्म इंडेक्स क्रिएट किया था हमारे देश के 10 मेजर प्रोडक्शन हाउसेस को एनालाइज करके। उन्होंने कहा कि चाहे साजिद नाडियावाला का प्रोडक्शन हाउस हो, अजय देवगन का या फिर शाहरुख खान का, ये सभी टॉप 3 पोजीशन पर आते हैं इस नेपोटिज्म इंडेक्स पर। जैसे संजय लीला भंसाली भी मोस्टली स्टार किड्स को ही कास्ट करते हैं क्योंकि एक बड़े बजट प्रोजेक्ट में किसी नए फेस को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा कमर्शियल रिस्क होता है। चार्ली मंगर जो एक बिलियनर इन्वेस्टर थे और वॉरेन बफेट के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनका एक कोट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डीप कोट है। शो मी द इंसेंटिव्स एंड आई विल शो यू द आउटकम। और यही हो रहा है इन फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ। इन फिल्म प्रोड्यूसर्स का इंसेंटिव है कि वो जितने ज्यादा पैसे हो सके उतने ज्यादा पैसे कमाएं। इस इंसेंटिव की वजह से ही वो उन्हीं एक्टर्स को कास्ट करते हैं जिनकी एक्टिवेटेड फैन ऑडियंस हो, क्योंकि आज मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है। टीवी गैंग्स ऑफ वासेपुर भाई, सबकी सब पूरी की पूरी नई कास्ट थी। तुम मनोज बाजपेयी को हटा दो अगर। क्लासिक मूवी है। इसमें ऑब्वियसली दो राय नहीं है कि भाई फर्क तो पड़ता होगा। अगर किसी की ऑलरेडी जैसे सुहाना खान हो गया, इतना बड़ा नाम हो गया, वो किसी मूवी में आएगी, हाँ थोड़ी बहुत तो कन्वर्जन कर देती होगी वो, क्योंकि तुम्हारी इतनी बड़ी फॉलोइंग हो रखी है, जो कि ऑब्वियसली एक एडवांटेज है एक इंसान जिसको कोई जानता उससे। बट एक और चीज़ यहाँ पे एंड में ही आती ना, क्वालिटी ऑफ मूवीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन आई थिंक जिसपे सबको वीडियोस बनाने चाहिए। आई डोंट नो अगर बना पाएगा कोई नहीं बना पाएगा, बट इसकी इंडिया का एक्चुअल में प्रेफरेंशियल टेस्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, तुम सप्लाई डिमांड की बातें करते रहते हैं और हम गाली बकते रहते हैं नेपोटिज्म को। अच्छी मूवी नहीं आती, बॉलीवुड गाली बक रहे हैं, इन लोगों को आता नहीं, लोग दो कौड़ी चीजें बनाते रहते हैं। हम कंपेयर कर रहा हूं ऑब्वियसली तुम्हारे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट से। लास्ट 5 साल की अगर तुम देखो सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स कौन थी जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया? बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिव्यूज लाना पड़ेगा, जिन पे तुम समाज में हम सोशली कहते हैं कि हाँ ये एक्सपर्ट है, उनके ओपिनियन पे हम कहते हैं हाँ ये आई ट्रस्ट देम। एटलीस्ट 20 ऐसे रिव्यूअर उठाओ तुम, और फिर उन 20 रिव्यूअर को अनोनिमसली रेट करने दो, जहां से कि उनको कभी गाली ना पड़े। यानी कि ये ना पता चले रिव्यूअर्स ने कौन सी मूवी को कितनी रेटिंग दी है। मैं तुम लोगों को एक बात गारंटी दे रहा हूं, इंडिया में बहुत अच्छे रिव्यूअर्स बैठे हैं जो यूट्यूब पे बैठे हैं, जो झूठी रेटिंग देते हैं। और वो लोग इसलिए देते हैं क्योंकि उनको अपने चैनल चलाने हैं, सिंपल सी बात। पर उनका टेस्ट एक्चुअली में डेवलप हुआ है बहुत जबरदस्त, उनके अंदर वो सेंस है चीजों को देखने का, और उनको फॉरेन सिनेमा को रेट कर रहे होंगे तो उनकी रेटिंग मैं कह रहा हूं बहुत ऑनेस्ट होती हैं। वहां पे वो तुम देखोगे वो खुल के बोल पा रहे हैं, वो क्रिटिसाइज भी कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। पर तुम जहां इंडियन चीज पे आ जाता है, इंडिया से मेरा मतलब है सब कुछ, वो बहुत हद तक अपनी जीभ रोक लेते हैं। और उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे इंसान एज सिंपल एज दैट बहुत रिएक्टिव है अग्रेसिवली। मैं भी इसलिए रिव्यू नहीं देता हूं, बहुत ऑनेस्ट रीजन बता रहा हूं, क्योंकि इतना अननेसेसरी है मेरे लिए। मेरा क्वांटिटी नहीं है वो, मेरा मन तो करता है लेकिन करूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि इतनी अननेसेसरी अग्रेसिव रिएक्शन आता है एक जगह से, और वो बहुत बड़ा पोर्शन है जिनको क्रिटिसिज्म सुन ही नहीं सकते। तो उससे एक चीज पता चलती है कि इमोशनल रेगुलेशन कितना कम है लोगों का, काफी लोगों का। कितने तुम भावुक हो, कितना इंपल्सिव हो, और कितना इजी है तुम्हारे लिए किसी को किसी भी तरह की हेट देना। अगर कोई क्रिएटर जिसका लिटिल काम है कि मेरा काम बढ़े, उसका गोल यही है मेरा बिजनेस बढ़े, और उसका बिजनेस है ऑनेस्ट रिएक्शन देना, तो वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं। क्योंकि ऑनेस्टी अगर वो दे रहा है तो उसका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तो उसको किसी लेवल पे काटना पड़ता है। ये सिंपल ट्रेड ऑफ है भाई। उसको मेलो डाउन करना पड़ेगा, उसको थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, उसको ऐसा कहना पड़ेगा कि हाँ मूवी अच्छी है, वो जानबूझ के सोच रहा है कैसे मैं इसकी तारीफ कर सकता हूं बिना इसकी धज्जियां उड़ाए हुए, या फिर जो धज्जियां उड़ानी भी है उसको मैं कैसे मिनिमाइज कर सकता हूं, और तारीफ मुझे दिखानी पड़ेगी ताकि जो व्यूअर है, जो कि इतना बुरी तरह से अपना अटैचमेंट जोड़ के बैठा है इन फिल्म के जो भी एक्टर्स हैं उनसे, हम यहां ओपिनियन नहीं सुनना चाहते। हमारे अंदर है कि जो मैं फील कर रहा हूं वही बोल। मेरे अंदर है ही नहीं डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे।
मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूं क्योंकि बचपन से मुझे सिखाया ही नहीं गया मल्टीपल ओपिनियंस के साथ कैसे जिया जाता है कि ओह यू थिंक दिस वे, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, आई वुड लव टू हियर योर लॉजिक इवन दो आई डिसएग्री विद इट। ये हमें आता ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं मैं। मोस्ट लोग और फिर वो कह रहे हैं अच्छा ये मेरे से अग्री नहीं करता, अब मैं तेरी ऐसे लेवल पे पर्सनल जाके तेरे को जो चीजें बोलने वाला हूं एंड दैट जस्ट गोज टू शो इट्स नॉट वर्थ इट। करता ही नहीं हूं मैं, इसलिए रिएक्शन भी मैं जो कभी बीच बीच में डाल देता था ट्रेलर वेलर के, मैंने वो भी बंद कर दिया। मेरे अंदर वो फिल्टर नहीं है झूठ बोलने वाला अपने दिमाग में। अब वो ADHD की वजह से या किसी की वजह से मेरे मन में खट से निकल जाता है, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम ही करना बंद कर दिया है। क्योंकि जो मेरा भी कांड हुआ था वो इसलिए हुआ था ना क्योंकि मैं सट से खोल देता हूं और मेरे से ये नहीं होता कि मैं बैठ के अपने दिमाग में वो करूं इसको कि कैसे डिप्लोमेटिकली सबसे बोल सकती हैं कि इंसान से जो मैं चाहता है इंसान सुनना मैं वो बोलूं ताकि मेरे को बहुत ज्यादा फॉलोअर्स और मुझे भाई जो मुझे फील होता है ऑनेस्टली मैं बोलता हूं। अभी इसी वीडियो में देखो जो मुझे फील हुआ मैंने बोल दिया। मैंने कोई मैलिस से नहीं बोला है, कोई इल भाव से नहीं बोला है, बहुत प्रेम है मेरे लिए सबके लिए, लेकिन यहां पे इंसान डिफरेंस इन ओपिनियन ही नहीं झेल पाता तो वही प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इससे बेटर है वो चीजों टच ही ना करो। एंड मैं रिव्यूअर्स में भी ये बात समझ सकता हूं। और ये चीज है कि तुम अगर सिंपल 5 पिछले साल की पिक्चर उठाओ जो सबसे ज्यादा वो हुई है, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं जिन भी रिव्यूअर्स को अगर तुम 20 चुन रहे हो तो उनको तुम कहते हो हाँ इनके अंदर समझ है, वो अगर इंडिपेंडेंटली रिव्यू कर सकते हैं अनोनिमसली, तुम देखना वो पर खच्चे उड़ा देंगे, पर खच्चे उड़ा देंगे वो। और फिर वो क्या रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ऑडियंस इन मूवीज को चुना है। मेरा कहने का मतलब ये है।